आज फिर से मेरा टाइम टेबल कुछ चेंज हो गया ना, है ना। नॉर्मली मेरी क्लास सैटरडे को होती है, आज फिर से संडे को हो गई। नेवर माइंड, चलो तो आज आपकी ये जो चैप्टर वर्क एंड एनर्जी है ना, इसकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। जैसे कि मैंने आपको पोस्टर में शो किया था ना, रोलर कोस्टर का बारे में, राइट। रोलर कोस्टर इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। रोलर कोस्टर में जो एग्जांपल है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना। एक्चुअली में कोई इसमें डेंजर होते नहीं है, हमें डर लगता है, लेकिन कभी भी आप रोलर कोस्टर से गिर नहीं सकते, है ना। वैसा डिजाइन ही होता है इस स्पीड पे कि इवन इफ कोई कांटेक्ट नहीं भी हो तो भी आप हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉप नहीं हो, है ना। कि अगर कोई कांटेक्ट नहीं भी हो किसी चीज से, वैसे तो लिंक रहता है उससे, अदरवाइज लिंक नहीं भी रहे तो भी आप नहीं गिर सकते, है ना। वो उसमें नॉर्मली फिजिक्स होती है ना। तो सारा फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना। वी स्टडी द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। फिर ये वर्क एंड एनर्जी का ही पार्ट है ना? हाँ, उसी का पार्ट है, उसी का लास्ट टॉपिक होता है। सर्कुलर मोशन स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा था काइनेटिक्स में। यस सर, वो मोशन वाले मोशन चैप्टर में। तो उस टाइम एनर्जी में नहीं पढ़ा था ना, एनर्जी पढ़ने के बाद फिर से एक चीज पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, है ना। उस चैप्टर में हम सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ रहे हैं कि भाई किसी वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर मोशन होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना। मतलब हम इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं कि आपका जो सर्कुलर मोशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, बल्कि इस तरह से वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी का भी कंजर्वेशन आ जाता है। तो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में जस्ट आपको एक एग्जांपल करना होता है कि सपोज करो ये आपकी कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से आपने कोई बॉब हैंग कर एम मास का, और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, है ना, किसी रूप से या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये पूरा का पूरा बॉब एल लेंथ का कैपेसिटी आपका है। अब आपके पास पर्पस ये है, आपको ये निकालना होता है कि भाई अगर मैं कम स्पीड से प्रोजेक्ट करूंगा इसे, हो सकता है कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाए, वापस आ जाए स्विंग करके, है ना। भाई एक पर्टिकुलर कम स्पीड से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो इस तरह से स्विंग करेगा और वापस आ जाएगा, है ना। तो आपका पर्पस ये होता है कि आपको ये निकालनी होती है कि कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट करे, है ना। सिंपल सा इस पूरे पर्पस चैप्टर का पर्पस वही है कि मिनिमम राइट स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट, है ना। कि भाई मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट इट कंप्लीट राइट सर्किल, सो दैट इट कंप्लीट सर्किल, है ना। कि भाई मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे ताकि ये पूरा सर्किल क्या करे, सर्किल आपका कंप्लीट, ये आपका पर्पस है ना। भाई अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा स्विंग होके वापस नहीं आ रहा है, बल्कि किस मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि ये पूरा सर्किल इस तरह से कंप्लीट हो। तो ये सर्किल जब कंप्लीट होगा तो ये इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। भाई जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, बल्कि ये वर्टिकल प्लेन में, है ना। सर ये तो यू क्या? सर्कुलर मोशन आपने इसको प्रोजेक्ट किया, किस मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि इस तरह से पूरा सर्किल कंप्लीट हो। अगर कम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे उससे तो हो सकता है कि यहाँ से वापस आ जाए, है ना। तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए सो दैट इट कंप्लीट द कंप्लीट सर्किल, है ना। पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। और ध्यान रखना कि इसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा कि आपका नॉन यूनिफॉर्म, है ना। कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, बल्कि इसका जो सर्कुलर मोशन होगा दिस विल बी द नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर मतलब यहाँ इसकी पर सर यहाँ पर जो यू है सर वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया है, कि भाई आपने किसी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे ना, इससे अगर कम करोगे तो हो सकता है कि स्विंग करके वापस वहीं आ जाए। पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए कितने मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, यही आपको निकालना है। कि आपका मेन पर्पस सॉल्यूशन का वही है कि कितना होना चाहिए यू की वैल्यू सो दैट इट कंप्लीट द सर्किल, है ना। यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पूरा सर्किल कंप्लीट करे। अभी तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये रोलर कोस्टर है ना, अगर उसकी लोएस्ट पॉइंट पे इससे ज्यादा हो जाए
तो आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी इस तरह से ड्रॉप कभी हो ही नहीं सकते, है ना, कि मिनिमम स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड होगी तो ड्रॉप होने का उसमें कोई चांसेस होते ही नहीं, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि आपने इसको यहाँ से यू से प्रोजेक्ट किया, तो जब ये इस तरह से सपोज आपका स्ट्रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, मे बी v1 हो सकती है। जब ये यहाँ पे होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, जैसे कि आपकी कुछ डिफरेंट होगी, मे बी v3 हो सकती है ना। मतलब हर पॉइंट पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड इसकी कम होगी, है ना। और उसके बाद जब फिर से वापस जब नीचे आएगा फिर से स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। कि अगर इस लेवल पे यहाँ पे v1 है तो जब ये स्ट्रिंग इस तरह से फिर से हॉरिजॉन्टल होगी तो यहाँ पे स्पीड इसकी अगेन क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी v1 कि आपने u से प्रोजेक्ट किया, डिक्रीज होके v1 हो गया, v1 से आपका यहाँ पे v2 हो गया, अगेन जब सेम हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर से v1 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगी तो u फिर से हो जाएगा, और ये सर्किल इस तरह से कंप्लीट होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, कि भाई उससे अगर कम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रिंग करके वापस आ जाए या बीच में ही कहीं पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रिंग के स्लैक होने की, ड्यूरिंग द मोशन कहीं हो सकता है कि स्ट्रिंग जो हो जाए वो स्लैक कर जाए, है ना, कि ड्यूरिंग द मोशन हो सकता है कि स्ट्रिंग इस केस में क्या कर जाए, बेसिकली आपका कहीं पे ये स्लैक कर जाए, है ना। तो स्लैक होने के इसमें चांसेस होते हैं, भाई एक केस ऐसा होगा कि अगर उससे कम स्पीड से करेंगे तो बीच में ही कहीं पे स्लैक हो जाएगा। तो आपको पता है स्लैक होने का मतलब है कि टेंशन जीरो होना, जब भी हम बॉडी यूज करते हैं स्ट्रिंग स्लैक होगी, है ना, कि भाई कोई भी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक होगी, है ना, कि भाई स्ट्रिंग जो है वो स्लैक होगी, इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू जीरो। तो आपको पता है सबसे ज्यादा इसके स्लैक होने के चांसेस कहाँ पे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। भाई जैसे जैसे ऊपर जाएगा सबसे ज्यादा स्लैक होने के चांसेस यही पे है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्लैक नहीं हो रहा है तो फिर कहीं स्लैक नहीं होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही होता है कि सबसे कम टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, भाई टेंशन जीरो हो गया स्ट्रिंग में तो ये स्टिल कुछ वेलोसिटी है तो आगे चला जाएगा, और जैसे आगे जाएगा फिर से टेंशन की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जीरो है तो कहीं भी बीच में अगर हम देखें, चाहे यहाँ पे हो चाहे ये यहाँ पे हो, हर जगह पे टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी कहीं भी। कि कोई ऐसा केस आ जाए कि इसमें टेंशन अगर हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो फिर पूरे पाथ में टेंशन की वैल्यू जीरो से ज्यादा, मतलब कहीं भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा, और स्ट्रिंग स्लैक नहीं होगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चाहे यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ भी टेंशन की वैल्यू जीरो से क्या होगी, ज्यादा कहीं, है ना, कि टेंशन की वैल्यू जीरो से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब कंडीशन ये हो गई कि उस स्पीड से प्रोजेक्ट करना है ताकि इसके हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो, उससे पहले कहीं जीरो नहीं, उससे पहले अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो स्लैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या करना है, जीरो होना है, और स्टिल उसकी कुछ स्पीड है, ये आगे चला जाएगा, और जब आगे चला जाएगा तो फिर से टेंशन की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी, फिर कंप्लीट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जब भी आप सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ते हो तो इसमें दो ही कंसेप्ट आपको यूज करना है ना, कि पूरे के पूरे में दो ही कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम यहाँ बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा कंसेप्ट होता है हम इसमें यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये दो कंसेप्ट हम यूज करते हैं, है ना। भाई एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और दूसरा जो हो जाएगा जो हम इसमें यूज करेंगे वी विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो सेंट्रीपिटल हम जानते हैं कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, वही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। कि कहीं भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है, इसकी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है बेसिकली आपकी mv स्क्वायर बाई, है ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाई आर। और वर्क एनर्जी थ्योरम तो हम जानते हैं कि जो भी वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो भी वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, बेसिकली आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है v2 की वैल्यू निकालना है मुझे। अगर मैं यहाँ पे टेंशन जीरो ले लूं तो यहाँ पे इसकी स्पीड v2 कितनी होगी। तो आप देखो टेंशन जीरो हो गया तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है,
इस बॉब का मास अगर m है तो यहाँ पे टेंशन तो आप बोल रहे हो 0 हो गया, तो कोई फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या कौन सा फोर्स बच गया इसमें? भाई वेट तो बच गया ना, कि भाई कहीं भी देखेंगे तो उसका वेट तो होगा ही। वेट हाँ वेट हो जाएगा, वेट होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन भी होगा। हम बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट पे तो टेंशन और वेट दोनों लगना है, लेकिन आप बोल रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू तो 0 करना है। तो टेंशन अगर 0 होगा तो यहाँ पे एक ही फोर्स होगा। वेट क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, क्योंकि अदरवाइज तो यहाँ पे तो जो टेंशन भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोवाइड करेगा वो क्या करेगा? जैसे कि आपका सिर्फ वेट करेगा। तो हम बोलेंगे अगर मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं जस्ट ये लिख दूंगा कि वेट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और वेट की वैल्यू हो जाएगी m, वहां पे स्पीड आपको V2 स्क्वायर निकालना है। एक्सक्यूज मी सर, सर F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के ऊपर क्या लिखा है? स्ट्रिंग स्लैक, स्ट्रिंग स्लैक तब होती है जब उसका टेंशन क्या हो जाए, जैसे क्या आपका कोई भी स्ट्रिंग स्लैक होगी तो उसका टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी 0 होगी, उसका इससे कोरिलेशन नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ये होती है, वर्क थ्योरम यूज करना। तो आपका हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो वेट हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r के जगह पे लेंथ पैरेलल आ गया, क्योंकि सर्कुलर मोशन का रेडियस पैरेलल होगा ना, जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही सर्कुलर मोशन का क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रेडियस होगा। तो यहाँ से आपकी v2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपका m कैंसिल हो गया, है ना, और v2 की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गए, जैसे कि आपकी रूट जी है, ये आपका है ना, कि v2 की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गए, जैसे कि आपकी रूट जी है। मतलब इस पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड v2 जो आपने निकाला है, अगर ये v2 की वैल्यू इसकी रूट जीएल है तो टेंशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना, कि जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पे टेंशन अगर 0 होगा तो बीच में कहीं भी टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा, मतलब स्ट्रिंग बीच में कहीं स्लैक नहीं, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्लैक हो भी जाएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉस की आगे चली जाएगी, और आगे चली जाएगी मतलब फिर से सर्किल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये तो आपने निकाला हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जीएल होनी चाहिए, लेकिन आपको तो यू निकालना था ना, आपका पर्पस ये था कि कितनी मिनिमम स्पीड से लोएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्ट करें ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट करे। आपका पर्पस ये था कि कितने मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि ये पूरा सर्किल क्या करे, जैसे कि आपका कंप्लीट करे। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा लिया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, है ना, कि अब हम इसमें क्या लगा लेंगे, जैसे कि आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लगाएंगे तो लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, है ना, कि भाई वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये जो लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट है इसके बीच में हम क्या अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका वर्क एनर्जी है ना, तो भाई इस लोएस्ट पॉइंट से अगर ये यहां तक पहुंचा तो कौन कौन से वर्क, तो अगर ये यहां से यहां तक पहुंच गया तो एक ही वर्क हो रहा है, वेट की वजह से, वेट ही तो वर्क कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, बताओ। सर जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी तब उसकी स्पीड 0 होगी? नहीं 0 कहाँ हो रही है इसकी, सर अगर रूट जीएल है। मिनिमम तो हाँ नहीं नहीं, स्पीड 0 होने से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा और स्लैक कर जाएगा। स्पीड 0 कहीं भी नहीं है इसकी, टेंशन 0 है। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कहाँ 0 है, स्पीड तो आपको टेंशन 0 करना है। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 होगा ना तो बीच में कहीं भी टेंशन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, उसके लिए स्पीड चाहिए। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 कर दोगे ना तो पहले कहीं पे टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब बीच में कहीं पे स्लैक होकर वापस आ जाए। तो ये मिनिमम कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होता है वो वहां पे 0 होगा, वो सबसे कम टेंशन अगर वो 0 होगा तो बीच में टेंशन की वैल्यू 0 से क्या होगी, ज्यादा, ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। फिर आपने निकाला कि अगर यहाँ पे टेंशन 0 है तो यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिया। तो भाई वेट अगर सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा तो v2 की वैल्यू रूट जीएल, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड रूट जीएल होगी तो वहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जी। फिर आपको निकालना तो यू था कि भाई यहाँ पे रूट जीएल स्पीड होने के लिए यहाँ पे कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे, इस और इस पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जब ये बॉब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो वेट ने वर्क किया, वर्क डन बाय द वेट जो होगा इस केस में वो आपका हो जाएगा माइनस mg इंटू 2 है,
होप यू अंडरस्टैंड। जब ये लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो वाटर बाय द वेट कितना हो जाएगा माइनस mg इंटू 12, क्योंकि वेट वर्टिकल है और वर्टिकली कितना ऊपर चला गया 12 तो चला गया, ये लेंथ अगर l है तो ये भी लेंथ l होगी, 12 से ऊपर चला गया, और वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। इसमें टेंशन भी एक फोर्स है, लेकिन टेंशन की वजह से कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है ना। टेंशन भी वर्क कर सकता था, लेकिन टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो सिर्फ ग्रेविटी ही वर्क कर रही है। और ये वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अभी आपने बोला है कितना है, हाफ आ गया m इंटू v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट gl स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल नीचे वो तो आपको निकालना है हाफ mv स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है हाफ mv स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड निकाली। अगर हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड पता है तो लोएस्ट पॉइंट पे हम स्पीड निकाल सकते हैं वर्क रिलेटेड थ्योरम से। तो आपने वर्क रिलेटेड थ्योरम लगाया, इससे u आ जाएगा। तो जब आप तो कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ पे u की बड़ी एक यूनिक वैल्यू है, u इक्वल टू आ जाएगा √5g, है ना, कि u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी √5g। मतलब ये हो गया कि किसी भी इसको अगर पूरा सर्किल कंप्लीट करना है तो u की वैल्यू एटलीस्ट √5g होनी चाहिए, इससे कम होगा तो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे √5g स्पीड होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर √gl होगी, और अगर हाईएस्ट पॉइंट पर √gl होगी तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना, मतलब बीच में टेंशन कहीं भी 0 नहीं। तो जो मिनिमम स्पीड हम जानना चाह रहे थे ना कि भाई किसी भी इस बॉब को कितनी स्पीड से हम अपनी प्रोजेक्ट करें ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट करे, वो मिनिमम स्पीड का आपका आंसर आ गया। जो मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड आपकी यू लोएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए √5, है ना। √5g अगर मिनिमम होगी तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर जाएगा, इससे ज्यादा भी हो सकती है ना। कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, तो u की वैल्यू इसके इक्वल है, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम होगा तो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हो सपोज करो √4gl से, तो ये बीच में कहीं से वापस आ जाएगा स्लाइड। मिनिमम स्पीड √5g होना चाहिए, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या सर्कुलर मोशन का वो रेडियस, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्किट, है ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग सर्किट, है ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्किट, कंप्लीशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, वो आपका आ जाएगा कि लोएस्ट पॉइंट की स्पीड जो स्पीड होगी दैट शुड बी इक्वल टू द ग्रेटर देन और इक्वल टू द √5, √5gl या उससे ज्यादा हो तो ये सर्किल कंप्लीट करें, इससे कम होगा तो बीच में इसे वापस आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ये आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है इसलिए हम पहले नहीं पढ़ाते हैं, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है वैसे कि आपका है ना। ये ध्यान रखना इसमें कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज और आ जाती है, कई बार इसमें ये भी पूछते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे आपने बोला यहाँ पे √5gl होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे √gl होगा स्पीड, आपसे किसी ने पूछा बताओ v1 कितना होगा, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, निकाल सकते हैं अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। Sir, your कहीं screen भी is एक जगह very पे blur. No, sir, it अभी is ठीक clear करते हैं, now. अभी ठीक करते हैं इसे, Sir, clear है. ये आपका गया। तो v की वैल्यू जो आप पुट करेंगे, अगर हम इसको √5gl से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर √5gl है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी √gl, और यहाँ पे आपको स्पीड निकालनी है कि भाई जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये आपकी स्पीड v1 कितनी,
है ना। तो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे आपने लगाया था वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ और यहाँ, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दो तो V1 आ जाएगी। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर एक स्पीड अननोन है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें। जैसे अगर मुझे V1 निकालना है तो आई कैन कैलकुलेट द V1 आल्सो कि V1 कितनी होगी, है ना। भाई अगर मुझे V1 निकालना है तो V1 में निकाल सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं लोएस्ट और ये मिडिल पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूंगा। जब लोएस्ट से मिडिल पे आप जाओगे तो वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा माइनस mg, है ना। क्योंकि जब लोएस्ट से आप हाईएस्ट पे पहुंचे तब तो 12 ऊपर गया, लेकिन लोएस्ट से जब यहाँ पहुंचे तो एल से तो ऊपर गया, वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा माइनस mg एंड दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m into v1, और नीचे की काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ m into u square मींस √5। जैसे आपने ये लगाया था लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क फाइनल आपको पता थी, इनिशियल आ गई। इसमें क्या है, इनिशियल अब आपको पता है, फाइनल आ जाएगी v1 की वैल्यू। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस mgl इक्वल टू हो जाएगा हाफ m into v1 स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5/2 into mgl, है ना। तो यहाँ से जब हम v1 निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v1, तो v1 की वैल्यू √3gl है ना। तो ये भी आपने निकाल लिया कि अगर आप लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड √5gl से प्रोजेक्ट करो, तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी स्पीड √3gl होगी, धीरे धीरे स्पीड कम होगी ना। यहाँ पे √5gl है, यहाँ पे √3gl हो जाएगी। यहाँ √3gl है तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगी, √gl हो जाएगी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे √gl हो जाए तो यहाँ पे जस्ट टेंशन जीरो हो, टेंशन जीरो हो गया, लेकिन इसकी स्पीड है तो आगे चला जाएगा, फिर से टेंशन नॉन जीरो हो जाएगा और सर्किल कंप्लीट। अगर आप इससे कम स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे तो टेंशन पहले ही कहीं पे जीरो, पहले कहीं पे जीरो होगा तो वापस आ। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑब्वियस बात है, ये अगर √3gl है तो सेम लेवल पे फिर से यहाँ पे √3gl, सेम लेवल पे स्पीड क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से सेम होती है √3gl। तो दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग ए सर्किट। तो अगर हम अपने रोलर कोस्टर को ना इस कंडीशन में अगर रखें, है ना, जो आपका वर्टिकल रोलर कोस्टर था, अगर इस कंडीशन में वो रिवॉल्व कर रहा है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gl है, यहाँ पे √3gl है, यहाँ पे √gl है, तो इवन ऊपर से कोई अगर करेक्शन हट भी जाता है तो भी आप ड्रॉप नहीं होंगे, नीचे गिरोगे नहीं, कभी उसमें गिरने का कभी चांस ही नहीं होता, कभी भी गिरने का कोई चांस ही नहीं। हाँ ये है कि एक्सलेशन को हम क्लियर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए डर लगता है। एक्सलेशन जो कंटिन्यूअस डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो उसको बियर कर पाना मुश्किल है, तो भाई चांस ही नहीं। तो भाई ये मिनिमम है, अगर मान लो 5gl मिनिमम है, अगर मैं माइंड में भी सेफर साइड में √8gl कर लूं तो फिर तो कभी ये सर्किल कंप्लीट होते रहेगा, कोई भी चीज बीच में कहीं पे स्लैक होगी, कहीं पे ड्रॉप होगी, है ना? तो ये मिनिमम कंडीशन आपको थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे √5gl, यहाँ पे √3gl, यहाँ पे √gl, अगेन √3gl, ये कंप्लीट होता रहेगा सर्किल से, है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरह से हम solve कर सकते हैं। So why, तो ये आपका हो गया जो हमने एक ब्लॉक, sir, why is V1 √3gl? V1 √3gl कैसे होगा, हमने कैलकुलेट किया ना बेटा, यहाँ से आपको यू पता था √5gl, तो उससे कैलकुलेट किया यहाँ से। अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड √5gl है तो उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्पीड कितना, वर्क कर लिया। फाइनल V1 मुझे निकालना था, इनिशियल निकालना था, तो उसको सॉल्व करके √3gl आ रहा है, कैलकुलेट किया। अगर लोएस्ट पॉइंट पे √5gl होगी तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन √3gl और हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, √gl, है ना, और सर्किल कंप्लीट हो गया। वो कैलकुलेट किया है वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके। मैंने बोला कि दो ही चीजें इसमें है ही, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा वर्क एनर्जी। दूसरा क्या होता है कि आपका वर्क एनर्जी, है ना, तो ये आपका होता है। तो इसी के एकदम एग्जैक्टली सेम चीज होती है ना। जैसे मैंने अभी तो क्या किया है कि एक स्ट्रिंग से बॉब को हैंग किया और उसको प्रोजेक्ट किया, इसका एक सेम केस होता है
वर्टिकल सर्कुलर लूप उसको वी कॉल इट एज ए वर्टिकल सर्कुलर लूप, है ना। यहाँ पे डिस्कस करते हैं वर्टिकल सर्कुलर लूप, है ना, कि हम बात करते हैं यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर लूप, है ना। तो वर्टिकल सर्कुलर लूप क्या होता है कि इस तरह से आपकी कोई लूप है, सपोज ये आपका ट्रैक जैसे लोअर कोस्टल लूप है, ये आपका है कि आपने ट्रैक बना दिया ऐसे, है ना। कोई चीज यहाँ से स्विंग करके आएगी, ये सर्कल कंप्लीट करेगी ऐसे, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर लूप, है ना। और यहाँ पे आपका रेडियस हो गया आर, ये सर्कुलर लूप का रेडियस कितना है, बेसिकली आपका आर। तो आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। आप किसी बॉडी को यहाँ पे छोड़ोगे, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, एम मास का कोई ब्लॉक है, तो आपको बताइए स्विंग करके यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे स्विंग करके आएगा तो यहाँ पे उसकी कुछ स्पीड होगी, है ना। इसको और थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ, सर आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा तो भी, Yes, so हाँ क्या बोल रहे हो सर बेटा? बीच में आपकी वीडियो हैंग हो गई थी। अच्छा अभी ठीक हो जाएगी, कुछ होता नहीं, अभी ठीक हो जाएगी, क्या कहा गया, है ना। तो ये आपका हो गया कि आपने एम से इसको यहाँ से रिलीज किया, तो जैसे आप रिलीज करोगे तो स्लाइड करके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यू। जब इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा तो इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसकी स्पीड आपकी वी होगी, या इसी को हम v1 ले लेते हैं। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड आपकी जो होगी वो v2 हो जाएगी, है ना। हाँ तो वही चीज है, इसमें भी सेम चीज है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी यू होनी चाहिए ताकि ये जस्ट सर्कल कंप्लीट करे, तो वही आ जाएगा यू की वैल्यू √5g आ जाएगी, है ना। कि अब इसकी रेडियस आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5g। अगर यहाँ पे u √5g होगा तो यहाँ पे जो v की वैल्यू होगी वो √3g होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना हो जाएगा √g, जो l था उसकी तरफ बराबर नहीं होगी। अगर यहाँ पे इसकी स्पीड √5g है तो इस जगह पे इसकी स्पीड √3g हो जाएगी, यहाँ पे √g होगी। और अगर यहाँ पे स्पीड √g होगी तो इसमें अब क्या जीरो होगा, यहाँ पे जैसे उसमें तो टेंशन जीरो कर रहे थे, इसमें क्या जीरो होगा, इसमें कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, तो क्या चीज जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स। इसमें क्या जीरो होगा, नॉर्मल फोर्स। कि भाई जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसकी स्पीड यहाँ पे होगी ना, तो यहाँ से एक हमेशा नॉर्मल लगता है, कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा ना, और इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी जीरो, है ना। क्योंकि नॉर्मल जीरो होगा तभी तो नीचे ड्रॉप होगा। अगर ये नॉर्मल यहाँ की बजाय कहीं और जीरो हो जाए वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, या स्विंग होके वापस चला जाएगा, है ना। तो इसमें जैसे उसमें टेंशन जीरो करते थे, हम बोलेंगे अगर हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल जीरो है तो स्पीड √g होगी। अगर ये स्पीड √g है तो यहाँ पे स्पीड √3g होगी। यहाँ पे कुछ नॉर्मल हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा, मतलब कॉन्टेक्ट छूटेगा नहीं। यहाँ भी कुछ नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो से ज्यादा, है ना। मतलब बीच में हर जगह पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, मतलब ये कॉन्टेक्ट बनाए रखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल जीरो हो गया लेकिन स्टिल ये नीचे ड्रॉप इसलिए नहीं होगा, इसकी वेलोसिटी है, आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा तो फिर से नॉर्मल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, और इस सर्किल को क्या करेगा, कंप्लीट। तो सेम केस है कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर √5g होगी तो यहाँ पे √3g हो जाएगी, यहाँ पे √g हो जाएगी, पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कि पूरा सर्किल जो होगा इस तरह से जैसे कि आपका कंप्लीट करेगा, है ना। तो यहाँ भी आ जाएगा वर्टिकल सर्कुलर लूप के लिए जो कंडीशन होगी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्किल कंप्लीशन, सर्किल कंप्लीशन, है ना। इसमें भी वही हो जाएगी कि कंडीशन फॉर सर्किल कंप्लीशन हो जाएगी कि u की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5g, या तो √5g और उससे ज्यादा भी तो चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो हो सकता है कि स्विंग करके वापस आ जाए, या हो सकता है बीच में कहीं पे नॉर्मल जीरो, बीच में नॉर्मल जीरो होगा तो वही ड्रॉप हो जाएगा, है ना। कि वहीं पे क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये ड्रॉप। तो ये मिनिमम कंडीशन, कंडीशन फॉर सर्किल कंप्लीशन इज दिस, बस एल की जगह पे आर आ गया,
इसमें एल रेडियस था, इसमें आर आपने रेडियस, तो ये आपका होता है, ये रोलर कोस्टर। हम ऐसा स्पीड मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई कनेक्शन हट भी जाए फिर भी यहाँ पे ड्रॉप हो ही नहीं सकता, अगर हम ये कंडीशन फॉलो करें। वो सर्किट क्या एक्सक्यूज मी होगा? सर। हाँ बोलो। सर जब ऑब्जेक्ट सर टॉप पर आ जाएगा सर, एम जहाँ पे सर आपने लिखा हुआ है सर, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैंने बोला बेटा वही तो रूट जी आर होगी इस जगह पे। सर वहां नहीं सर जो सॉरी सर जब वो स्टार्ट करेगा सर वहां से पीक से। हाँ वो रेस्ट से स्टार्ट किया, ओके सर। यहाँ पे सर रेस्ट मतलब से छोड़ा, वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट से छोड़ेंगे धीरे धीरे आएगा, स्पीड गेन करेगा ना। और ये स्पीड ओके यहाँ सर, पे रूट थैंक यू 5 सर। होगी, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो रेस्ट से छोड़ा, इसमें भी क्वेश्चन है कि मैंने जानबूझ के लिया है कि भाई रेस्ट से आपने छोड़ा यहाँ से, तो एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ोगे इसको, तो ये एच कितना होना चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट? या आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट सो दैट इट कंप्लीट द सर्कल। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट so that it complete the circle, so that it So complete can you please tell what do we have to write after condition of circle completion? ये वाला कंडीशन फॉर सर्कल कंप्लीशन जो होगा ना, u should be greater than or equal to रूट 5 gr होगा कि अगर इसकी स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5 gr है उससे ज्यादा हो जाए तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना? ये जस्ट मैंने लिखा है। और फिर मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे स्पीड अगर रूट 5 gr है तो उसके लिए किसी हाइट से हम इसको ट्रेस करेंगे, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट सो दैट इट कंप्लीट सर्कल, तो इसका आंसर आपको देना है, so that it complete circle। तो थोड़ा सा वर्क में थ्योरम बना के थ्योरम यूज करके बताओ कितना होना चाहिए। भाई इससे अगर हम कम हाइट से छोड़ेंगे तो ये स्विंग करके वापस आ जाए, इससे ज्यादा में चलेगा, तो मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा सर्किल कंप्लीट, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है, आप और भी बता सकते हो। आपका आंसर बताओ कि मिनिमम एच कितना होना चाहिए सो दैट इट कंप्लीट द सर्किल। उससे कम हाइट से छोड़ेंगे तो सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा, बीच में या ड्रॉप हो जाएगा या वापस आ जाएगा। ठीक हाँ मतलब सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा हाँ सही किया आपने ऋषि, तो आपका आंसर सही है, थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर लो, एच निकाल लो कितना आ रहा है, एच निकाल लो कितना आ रहा है। हाँ अमन गुप्ता आर के टर्म्स में निकला है आंसर, आपका आंसर आर के टर्म्स में सही है, आर आपको दिया नहीं हुआ है ना, तो आर के टर्म्स में आंसर है। हाँ सही है।
काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। Rishit, your answer is now correct. Shubham, your answer is correct. इससे अगर कम हाइट होगी तो सर्किल कंप्लीट नहीं कर सकता। सही है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने आंसर भेजा है ना, h इक्वल टू 5/2 r बताऊंगे। h इक्वल टू 5/2 बिल्कुल सही आंसर है। कि अगर इसकी रेडियस r है तो 5/2 r इज द मिनिमम हाइट। हम करेंगे क्या, आपको वही तो निकालना है कि भाई कितने हाइट से हम रिलीज करेंगे ताकि यहाँ पे स्पीड रूट 5g हो। तो आप में देखो, मैं आप इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूँ। मैं हर जगह पे सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा। मैं बोलूंगा जो W नेट होगा ये हमेशा किसके इक्वल होता है, डेल्टा के। मैं बोलूंगा अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, कहीं भी 2 पॉइंट बीच में लगा सकते हैं, यहाँ से अगर ये यहाँ पे पहुंच गया लोएस्ट पॉइंट पे, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप अप्लाई कर दो। आप चाहते तो यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हो, आप यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे आंसर सेम आता है। मैंने यहाँ और लोएस्ट पॉइंट के बीच में लगाया, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वेट कुछ वर्क करेगा, और वेट की वजह से वर्क कितना हो जाएगा, mgh। तो आपने बोला वेट से जो वर्क होगा वो mgh हो जाएगा। वेट भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? उस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ m इंटू रूट 5gr का होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी कितनी है, 0 है। जब हम उस हाईएस्ट पॉइंट से रिलीज करेंगे तो जब ये h हाइट नीचे आएगा तो वॉल्यूम बाय द वेट कितना हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। वैसे तो यहाँ से h की वैल्यू होगी, जैसे हम सॉल्व करेंगे तो m वगैरह तो कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 5/2। अब आपका एक आंसर आ गया कि अगर h की वैल्यू, अगर इसकी रेडियस r है और h की वैल्यू अगर 5/2 r से हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, 5/2 r से जब छोड़ेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड रूट 5g होगी, यहाँ पे इसकी स्पीड रूट 3gr हो जाएगी, यहाँ पे रूट gr हो जाएगी। यहाँ पे रूट gr होने मतलब यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा। अगर यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा तो बीच में कहीं भी ट्रैक में नॉर्मल की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब ये कॉन्टेक्ट में चलेगा, है ना। नॉर्मल की वैल्यू 0 से ज्यादा होने का मतलब कॉन्टेक्ट बना हुआ है, तो कॉन्टेक्ट में चलेगा मतलब सर्किल कंप्लीट। तो ये कुछ डाटाज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड होंगे, है ना, कि आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस चीज के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। क्या हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, प्रेम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो काफी लोगों ने सही आंसर दिया था, सही है। अनन्या सिंह, योर आंसर इज करेक्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जब m और g कट जाएंगे तो सर h भी तो कट जाएगा। सर ये r कहाँ से आ गया? h कहाँ से कटेगा यार, इसमें देखो कहाँ कटेगा। आप इसको जब लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, mgh को तो ऐसे छोड़ दो आप, और यहाँ पे यस हाफ सर, यस m सर, आ हो गया, गया। तो ये 5gr आ गया, खाली m और g तो कटेगा, h की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। यस सर, यस सर। अगर r की वैल्यू 1 मीटर होगी तो 5/2 मीटर हो जाएगा, कि आपको 5/2 मीटर से रिलीज करते हो इसे, है ना। अगर 1 मीटर रेडियस का सर्किल होता तो आपको 5/2 r से रिलीज करना चाहिए। अगर उससे नीचे कहीं से छोड़ोगे आप, मान लो मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ,
ले जाएगा कहीं पे बीच में ड्रॉप कर, सर्किल कंप्लीट नहीं होगी। इससे ज्यादा चलेगा, इससे ज्यादा कितना भी कर दो सर्किल कंप्लीट होगी। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्किल। इस सर्किल कंप्लीशन की ये क्या है, जैसे कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो ये आपका जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था वर्क एंड एनर्जी, है ना। सर्कुलर मोशन और वर्क एंड एनर्जी को हम कंबाइन, है ना। तो दो ही चीज यूज होता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा वर्क एनर्जी थे ना। मतलब मेरी आदत है कि मैं कोई दूसरा लॉ यूज करते ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन आता है मैं इसी को कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, है ना। वर्क का काम ही है काइनेटिक एनर्जी को चेंज। एक तरफ आप वर्क लिख दो सारे, एक तरफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, अपने आप जो भी चीज होगी अपने आप। अब आपका काम ये है, देखो एकदम सिस्टमेटिकली करो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब आपको इन सब चैप्टर को रिवाइज करना है। भाई थोड़ा सा रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो चैप्टर अभी कंप्लीट किए है ना, आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, है ना। सबसे पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा था वी हैव स्टडीड द मोशन, ये सबसे पहला जो चैप्टर था वो कौन सा चैप्टर था, बेसिकली आपका मोशन। और दूसरा जो चैप्टर आपने पढ़ा था वी हैव स्टडीड द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। यस सर। ये आपने पढ़ा था। और जो थर्ड आपने पढ़ा था Gravitation. फ्लूइड मैकेनिक्स ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन। फोर्थ आपका हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स भी था उसमें एंड ग्रेविटेशन। मैं अलग अलग चैप्टर लेता हूँ, ग्रेविटेशन, है ना। और फिफ्थ आपका हो जाएगा वर्क पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी। ये 5 चैप्टर आपने पढ़े मेरे हिसाब से, मतलब आपके एनसीईआरटी के हिसाब से तो कुछ ये 4 चैप्टर्स हैं में ग्रेविटेशन और फ्लूइड में कंबाइन, है ना। अब आप क्या करना ना, इसका सबसे पहले तो आप मॉड्यूल पूरी सॉल्व करो भाई। आप ये सबसे पहले करना, इधर उधर करने से इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास जो मटेरियल उसको पहले कंप्लीट करो। स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि इधर उधर चक्कर में रहते हैं, ये भी कर लो कुछ नहीं करना है। ये जो 5 चैप्टर्स हैं, सबसे पहले आपको जो आपका एफबीसी का मॉड्यूल है, फाउंडेशन बिल्डर कोर्स का जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट। सबसे पहला एक्शन ही होना चाहिए कि भाई उसकी थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व सारे कर लो, आपको थोड़ा इजी लगेंगे वो, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन लेके कर लोगे। सेकंड पॉइंट पे जाना, यू मस्ट कंप्लीट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चैप्टर होगा क्लास, है ना। कि सबसे पहले आपका मॉड्यूल, है ना, फिर एनसीईआरटी 9th क्लास, वो आपकी पेज की वेबसाइट पे भी होगा, प्लस आपको प्रोवाइड भी किया गया इसका पीडीएफ, है ना। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है ना ग्रुप में। पीडीएफ में मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा, है ना, दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसका पीडीएफ। एफबीसी मॉड्यूल, एनसीईआरटी 9th क्लास, इन 5 चैप्टर्स। एंड थर्ड में आप देख लो कोई प्रीवियस एनटीएससी की बुक्स निकाल लो, जो एनटीएससी है ना, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस, है ना। किसके एनटीएससी की कोई बुक ले लो, है ना। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आप सॉफ्ट कॉपी ले लो चाहे हार्ड कॉपी ले लो, कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं इन सब चैप्टर्स पे एनटीएससी में, वो कौन कौन से आए वो एक बार देख लेना, है ना। तो पहले ये एक्शन लेना है, मॉड्यूल, एनसीईआरटी 9th क्लास की एनटीएससी बुक, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार अटेम्प्ट कर लो। ये जब हो जाए देन यू गो फॉर द एससी वर्मा ऑफ 11th, एससी वर्मा ऑफ 11th क्लास। ये चीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको फर्दर स्टडी में बहुत हेल्प होगी, है ना। कभी भी आपको देखो एससी वर्मा कंप्लीट तो करनी है, ये 5 चैप्टर बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप अभी से इसको कर लेते हो तो आपका 11th का आधा काम हो जाएगा, है ना। इधर ऐसे ही आप जब 10th में हो गए तो 12th का कर लेते, तो उससे काफी फायदा होता है आपको, फर्दर स्टडी में आप बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज आपको करना है। तो मैंने आज जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको रिवाइज करना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब ये अभी नहीं किया आपने और सीधे इसको कर देना, ये नहीं करना है। आप स्टेप वाइज हो, है ना, स्टेप वाइज इसको अटेन करोगे और लास्ट में एससी वर्मा ऑफ द 11th क्लास।
क्योंकि 9th क्लास का एक देखो लेवल है ना, उसके मतलब उसी क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना नहीं कर पाएगा, उस लेवल के बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, उससे अच्छा थोड़ा सा और अपडेटेड लेवल का क्वेश्चंस करिए और आपसे हो जाएगा। आपने जो पढ़ाया मैंने आपको वो काफी कुछ पढ़ाया है, सब चीजें आप कर सकते हो उससे 11th क्लास के एससी वाले, ठीक है राइट। तो आई विल गिव फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पावर के ऊपर आपने कम क्वेश्चंस किए हैं, पावर एंड आपका वर्टिकल सर्किट, उसको आप अटेंड करो। अटेंड करके आंसर शेयर करो मेरे से। ओह सॉरी, कोई दूसरा आ गया। हाँ, वर्क एनर्जी में तो रोलर कोस्टर बना हुआ है ना, तभी तो मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, वैसे आप कर लोगे इसको इजिली, है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सेम ही चीज होती है, वो फ्रेम चेंज होता है बस। इनर्शियल फ्रेम से हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं और नॉन इनर्शियल से हम सेंट्रीफ्यूगल। हाँ सही है यार, बिल्कुल सही, वाह, अरे सबका सही आ रहा है, बस 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 हो गया, हो गया, मैं समझ गया आपका। मैं समझ गया, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ। नहीं सही बता रहे हो, सबका सही आंसर है ना, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं, किसी का भी आंसर गलत नहीं है ना, सबका आंसर सही है। मैं नाम सबका नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, सही है। हाँ सही है, सही है, खुशी चगारा सही है ना, सभी का आंसर सही है। हाँ सही आंसर है, सबका आंसर सही है, बता रहे हो कि आंसर जो आपने बताया वो 2 सेंटीमीटर बताया है, बिल्कुल सही है सुमैया, सही है आंसर आपका, है ना, आंसर इज तो 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है ना। अभी तो आपने पढ़ा भाई, मिनिमम हाइट जो होनी चाहिए एच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2 आर होना चाहिए, अभी तो आपने पढ़ा है ना, एच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, कि आपका 5/2 आर, तो आर शुड बी क्या हो जाएगा, आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2/5 एच होना चाहिए, कर सकते हैं ना वैसे ऐसे, हाँ यस सर, और मैक्सिमम आपका 2/5 एच, और एच इसने बोला हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, तो आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट करोगे तो 2 सेंटीमीटर, आर या तो इससे कम होगी या इसके इक्वल, तो सारे ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन, इक्वालिटी ले लेंगे तो आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि आपका 2 सेंटीमीटर, तो सी ऑप्शन है ना, तो सी ऑप्शन से क्या होगा, सही है ना, तो आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है ना, सही। एक्चुअली मेरी आईडी थोड़ी सी डिफरेंट है ना, अदरवाइज मैं डिजिटल बोर्ड में ही लेता, लेकिन आईडी जो है ना वो अभी फिर क्लास बहुत बार ब्रेक करनी पड़ रही है मुझे। चलो करते हैं उस आईडी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ा। यस सर, डिजिटल बोर्ड में बहुत अच्छे से दिखता है।
करते हैं उसे, आईडी थोड़ी सी ठीक हो जाए ना, तो बार बार वो लेक्चर ब्रेक करना पड़ता है। करते हैं उसे ठीक। चलो ये आपका आ गया। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आदमी आपका नहीं, ये तो रूट 5 आंसर है, तो इसको तो बताने की मुझे जरूरत है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। हाँ ये कर सकते हैं इसे। Vertical circle. So your mic is muted.
मैं सबके सही। आंसर भी सही सही आंसर है आपके, बहुत लोगों ने सही सेंड किया है। अमृत्य सिन्हा, अनन्या, है ना, कुश, तेजस, श्रेय, संस्कृति, युग, वृंदा, अमन गुप्ता, सबके आंसर सही थे, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 जूल। हाँ, तो आपको पता है लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम इनटू लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है √5g का होल स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ एम इनटू रूट रूट GR होल स्क्वायर। GR स्क्वायर। गैस। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस तो निकालना आपको। सर हम वर्क भी ये दोनों, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। हाँ, क्या चीज करके बेटा? वर्क को कैलकुलेट करके। हाँ, उससे भी निकाल सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, हाँ, वर्क को कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये भी सही है कि ये नहीं करने की जरूरत है आपको। अगर आपको हाइट का डिफरेंस पता है तो सीधे ही आ जाएगा वो। बिल्कुल सही बोला आपने। तो भाई जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वर्क की वजह से इक्वल तो होगी, या तो आप ऐसा निकालो, या वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वर्क इज इक्वल टू mg into 2r हो जाएगा, लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने। या तो इसका डिफरेंस से निकाल लो आप, या अगर ये नहीं भी पता है तो आपको पता है जो भी वर्क चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क के इक्वल ही तो होगी, तो mg into 2r से आ जाएगा, है ना। जिससे भी सॉल्व करोगे तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 20 जूल, है ना। आंसर कितना देगा सर आपका? 20 जूल, बिल्कुल सही आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ, वो डाटा नहीं भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वर्क के इक्वल ही तो होगा। बिल्कुल सही। ओके, है ना, ये हमने कर लिया इस तरह से। इसके बाद मैं आता हूँ, ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, Vrinda, your answer is correct. Utkarsh, your answer is correct. And Aman Gupta, your answer is correct. Yuk Sharma, check the sign. ध्यान रखना। हाँ, आप सही, आपका आंसर।
Sir, is my answer correct? आनंद गुप्ता है, हाँ सही है। Sir, Shubham. शुभम, मैं चेक करता हूँ भैया। सुमैया, और आंसर इज करेक्ट। शुभम, ये आंसर सही नहीं है बेटा। संस्कृति, आप भी अपना साइन चेंज कर लो तो आ जाएगा आपका आंसर। साइन है ना, रिटार्डिंग फोर्स है। हाँ सही है, सही है, सही आंसर बताया आपने। श्रेय गोयल, आप भी साइन चेंज करो। साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वर्क में भाई। वेक्टर क्वांटिटी में तो साइन का मतलब जो होता है वो डायरेक्शन होती है ना, लेकिन इसमें जो साइन का मतलब होता है ना, तुषार का योर आंसर इज करेक्ट। स्केलर में तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव चीजें। श्रेय, सही है आपका आंसर, ठीक है नहीं, सही है। चलो कुछ नहीं इसमें है, ये आप जानते ही हो कि भाई वर्क निकाल लो, तो वर्क की एरिया ही तो हो जाएगा। तो वर्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो एरिया हो जाएगी हाफ 3 into 4। लेकिन आपको तो इसने बोला रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो राइटवर्ड हो रहा है ना, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लेफ्टवर्ड। तो दोनों में एंगल 180 डिग्री है, तो जो भी वर्क होगा वो निगेटिव। तो वर्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो -6 जूल। और वर्क ही तो डेल्टा के इक्वल होता है, तो डेल्टा के भी -6 जूल, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। डेल्टा के नेगेटिव होने का मतलब फाइनल इनिशियल से कम है, तो -6 जूल मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही है ना। तो रिटार्डिंग फोर्स लैंग्वेज में दिया होगा, वो ध्यान रखना आपको। सर आपने यहाँ पे हाफ क्यों लिया है? ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं बेटा। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। एरिया तो निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द एफएस कर्व वर्क होता है, तो ट्रायंगल के एरिया में हाफ आ जाता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके सर, मैं वही पूछा था एरिया किसका लेना था। एरिया कर्व का लेना है आपको, ट्रायंगल का।
और ट्यूसडे के दिन डाउट्स होंगे, डाउट्स सेंड कर देना भाई मुझे ग्रुप में, है ना। जो भी आपको अब तक जिस भी चैप्टर में डाउट्स हैं, फोर्स, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, है ना, स्टिल यू हैव 2 days टाइम, 1 days टाइम है, तो ठीक से सॉल्व करके एक बार डाउट्स पूछ लो सारे के। Sir, is this chapter finished? हाँ, चैप्टर फिनिश हो गया। वृंदा Sir, योर we- आंसर इज करेक्ट, शिवम योर we- आंसर इज करेक्ट। हाँ बोलो बेटा। Sir, that means we will start sound chapter from the next class. हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम साउंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे सैटरडे से, वो आपका Okay, लास्ट चैप्टर होगा। Sir, Last Sir, what and will after we that do we will after be sound? revising all the chapters, right? हाँ Sir, after completing sound, we will be doing the revision, right? हाँ, रिवीजन करेंगे बिल्कुल। साउंड के बाद विल स्टार्ट द रिवीजन। ऋषित योर आंसर इज करेक्ट, शुभम योर आंसर इज करेक्ट, वृंदा मैंने पहले बता दिया आपको। कुश योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, अनन्या सिंह योर आंसर इज करेक्ट, सुमैया योर आंसर इज करेक्ट, सही है, सही बता रहे हैं। अनन्या सिंह योर आंसर इज करेक्ट। सही है, देखो कुछ नहीं इसमें वर्गनीति थ्योरम, भाई सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, वर्गनीति थ्योरम। संस्कृति ज्ञान योर आंसर इज करेक्ट, वर्गनीति थ्योरम। देखो अगर ये ड्रॉप यहाँ से यहाँ आ गया तो वाटर बाय द वेट तो ऐसे ही आ जाएगा, वाटर बाय द वेट mgh ही तो हो जाएगा। तो मास इसका है 10⁻³ kg, है ना। g की वैल्यू उसने बोला 10 लेना है, और ये कितना नीचे आ गया 1000 मीटर, है ना। तो वेट भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 10 जूल वर्क हो जाएगा। ये आपका वर्क बाय द वेट जो होगा वो पॉजिटिव 10 जूल हो जाएगा, है ना। तो वैसे तो इसी से आपका डी ऑप्शन आ गया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, ये पॉजिटिव 10 बाकी किसी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम निकालते हैं कि भाई इसमें क्या है ना, ये वैक्यूम में नहीं है। अब तक जो भी चीज हम करते थे वैक्यूम में करते थे, देयर इज एयर फ्रिक्शन, है ना, कि बीच में कहीं पे भी होगा, अगर इसकी कोई स्पीड भी है तो इसमें फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, आपको निकालना है उसकी वजह से वर्क कितना होगा, कि व्हाट इज द वर्क ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन कितना होगा, ये निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि फ्रिक्शन एयर कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो मतलब ये अननोन है, इसके बारे में कोई आइडिया। लेकिन आप एक चीज जानते हो कि जितने भी इसमें वर्क होंगे वो डेल्टा के इक्वल होंगे, भाई जितने भी इसमें वर्क होंगे ना, वर्क थ्योरम के अकॉर्डिंग जो W नेट होता है
ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा के। तो वेट ने कुछ वर्क किया इस केस में 10 जूल, प्लस फ्रिक्शन कुछ वर्क करेगा WF, आपको पता नहीं कितना है वो, लेकिन जो भी चीज होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m इंटू v स्क्वायर 50 स्क्वायर, और इनिशियल तो रेस्ट पे था। तो अब देखो ये अगर आपको पता है वेट वाला वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है तो अपने आप आ जाएगा। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन आ जाएगा, कितना ये नेगेटिव वाला है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एयर फ्रिक्शन की वजह से आपका -8.75 -8.75 यहाँ पर है। जब ये ऊपर से नीचे आया तो वेट ने तो पॉजिटिव वर्क किया ग्रेविटेशन में 10 जूल का, लेकिन इसने नेगेटिव वर्क किया। इन दोनों के डिफरेंस से काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्योंकि नेट वर्क से हमेशा क्या चीज चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन जो होगा वो आपका ये आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा वर्क में थ्योरम यूज करना, अदरवाइज आप इसमें क्या है ना कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है ना। मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होती है जब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। लेकिन ये हमेशा वैलिड होता है, दिस इज ऑलवेज वैलिड कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, इसलिए इसी को हम यूज है ना, इसलिए हम इसी को क्या करेंगे, यूज। ये आपका है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ऐसे आसानी है। हाँ, युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट।
Ananya Singh, your answer is correct. Aman Gupta, now your answer is correct. Shubham, your answer is correct. तुषार, your answer is नहीं, थोड़ा सा एक डेसिमल का डिफरेंस है आपके आंसर. ओके सर. Okay, I will just explain this question. Kush, your answer is correct. सही आंसर है. इसका D for Delhi option is correct. कि D for Delhi option is the correct answer है. कुशाग्र गोयल, your answer is now correct. देखो कुछ नहीं, इसने बोला हुआ है कि भाई पावर निकालना है, तो देखो हमेशा ऐसा लिखिएगा कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है ना, तो रेस्ट से बुलेट को v पे ले आए, तो वर्क की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ mv बाय टाइम, है ना, कि हाफ mv स्क्वायर बाय टाइम ही तो पावर हो जाएगा. तो हाफ मास आपको एक बुलेट का दिया हुआ है ना, 1/100 kg. हाँ, इसमें दिया हुआ है कि 10 ग्राम है, 10 to the power -2. 0.1 kg हो जाएगा, नहीं, इनटू कितनी स्पीड इंपार्ट कर रहा है ये जो स्पीड इंपार्ट कर रहा है 600 meter per second. Excuse me, sir. सर 0.01 होगा. 0.01 0.01. 0.01 कर लो, ये आप कर लिया, है ना. हाफ mv स्क्वायर तो एक बुलेट का हो गया, लेकिन एक बुलेट थोड़ी फायर कर रहा है, ये तो बुलेट जो फायर कर रहा है पर मिनट 240 करना है, 240 से मल्टीप्लाई करोगे और पर मिनट कर रहा है, द टाइम की वैल्यू 60 सेकंड्स हो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सर हम सीधा 1 मिनट का टाइम सर लेके ये वॉट में डिवाइड कर आएगा, सकते फिर हैं. डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. क्या चीज? सर ये वॉट में आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो इससे आपका 7.2 किलोवाट आ जाएगा. हाँ भाई वॉट में आएगा, इससे जूल पर सेकंड आएगा ना, ये ऊपर की एनर्जी आपने जूल में ले ली, नीचे सेकंड ले लिया, ये तो जूल पर सेकंड या वॉट में आएगा, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से, तो 7.2 ऑप्शन सही है, है ना, कि जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसके आपका सही होगा. ठीक है, चलो तो हम इस तरह से कर सकते हैं. लाइक लास्ट क्वेश्चन, टेक इट एज ए होमवर्क, है ना, बाद में मुझे ग्रुप में बता देना इसका आंसर. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो. सर इसको नोट करने के बाद हम लोग को लीव करना होगा. हाँ, यू कैन लीव. That's all for today. थैंक यू सर. Next class में start the new chapter. Bye bye. Have a nice